9 अक्टूबर की रैली के बाद बीएसपी में आत्मविश्वास आ गया। पार्टी को ऐसा लगने लगा कि उसके पास जो काडर खोया हुआ था वो वापस आ गया। एक उम्मीद थी जो सोई हुई थी वो जग गई। लेकिन इसके बाद भी एक फॉर्मूला था जिसको अमल में लाने की सख्त जरूरत थी। मायावती ने कुछ आत्मचिंतन के बाद, कुछ अपने करीबियों से सलाह मशवरे के बाद यह तय किया कि उस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है। उस फॉर्मूले का नाम है घर वापसी। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। ये बेहतर डिकोड करेंगे कि बीएसपी का फॉर्मूला घर वापसी क्या है, किससे जुड़ा है और उसका सबसे ताजा असर क्या है। अभिषेक जी, क्या है इनका? ये बड़ा अच्छा आपने किया कि घर वापसी के साथ में बीएसपी को जोड़ा, वरना घर वापसी का अर्थ कहीं और ही चला जाता है। ये आपने ये ठीक किया कि बीएसपी और घर वापसी एक साथ जोड़ा। देखिए, सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। ये जो फार्मूला है बहन जी का घर वापसी का फार्मूला, आप सोचिए कि जो हम आपसे पहले आप बात कर रहे थे कि 2027 को लेकर बहन जी की सीरियसनेस का लेवल क्या है। मतलब बहन जी जिस तरह से, जो बहन जी का स्वभाव है, आप समझते हैं बहन जी के स्वभाव को, बड़ा स्ट्रिक्ट नेचर है उनका, एकदम अनुशासन से इधर से उधर नहीं। मतलब उनकी अनुशासन का लेवल ये है कि अपने सगे भतीजे को, जो उनकी आंख का तारा है, मतलब बहन जी आकाश आनंद को कितना मानती हैं, ये मतलब इसका लेवल वही समझ सकता है जो मतलब चीज़ों को जानता है वहाँ क्या चलता है। इतना उनका प्रेम है, इतना स्नेह है, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना और उसके बाद एक झटके में बाहर कर देना। क्योंकि लाइन क्लियर है वहाँ पर, लाइन से बाहर जाओगे तो फिर कुछ भी सुनवाई नहीं होगी। आप बहन जी देखिए, जिन्होंने कितने बीएसपी से जुड़े हुए लोग, कितने करीब, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वयं प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मतलब कहा जाता था कि हम तो 2007 की सरकार बनी देखी है, कहा जाता था कि परिंदा नहीं पर मार सकता है जब तक ये लोग ना चाहें, इस कदर इनकी वो थी। लेकिन जिस दिन बहन जी को लगा कि नहीं भाई लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे, बहन जी ने सोचा नहीं क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर आया, बाहर कर दिया। अब बहन जी घर वापसी के लिए तैयार हैं, नेताओं की घर वापसी के लिए। और ये बड़ा शब्द है घर वापसी। और आप देखिए, कुछ घर वापसी हुई भी है अभी हाल में, उनके मैं जिक्र करूंगा। लेकिन अभी किसी घर वापसी होने जा रही है, जयप्रकाश सिंह की घर वापसी होने जा रही है। अब जयप्रकाश सिंह की घर वापसी, ये एक जयप्रकाश सिंह एक नाम नहीं है। जयप्रकाश सिंह का मतलब है कि एक आप समझ लीजिए कि अब यहां से एक नई कतार शुरू होने जा रही है, क्योंकि जयप्रकाश सिंह की वापसी हो जाएगी। मधुर, मैं जितना समझ रहा हूं, मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि बहन जी जयप्रकाश सिंह को वापस ले रही हैं। दो वजह हैं। पहली बात, ये निकाला कब था? 2018 में निकाला था। और जब निकाला था उसमें जयप्रकाश सिंह थे क्या? जयप्रकाश सिंह की उस समय जो पोजीशन थी, जो उनकी पार्टी में स्थित थी, वो ये था कि बहन जी के कुछ खास जो 4-5 लोग हैं, उनमें से एक जयप्रकाश थे। इस पोजीशन तक वो पहुंच चुके थे। 2018 की बात मैं कर रहा हूं। और उस समय उन्होंने बयान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरे ख्याल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी जयप्रकाश हो चुके थे। हाँ, ये आपकी ये घर वापसी वाली खबर से जुड़ी, ये देख लीजिए। हाँ, एग्जैक्टली। ये जो अब छपने लगा है कि जयप्रकाश सिंह की घर वापसी हो सकती है। 7 साल पहले निकाले गए थे। 18 में, 2025 चल रहा है, 7 साल हो गए हैं। तो राहुल गांधी पर इन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी थी सोनिया जी के हवाले से, सोनिया गांधी के हवाले से। और इतना ही नहीं किया था, लोग इतना जानते हैं, इसके आगे मैं बता रहा हूँ और क्या किया था। इन्होंने इतना ही नहीं किया था। अब इससे आप समझे कि बहन जी जो करने जा रही है उसका मायने क्या। इन्होंने वेद, उपनिषद, गीता, रामायण सबको ले लिया था अपने भाषण के दायरे में। बहन जी के अनुशासन की लाइन बहुत ही क्लियर है। योगी आदित्यनाथ पे भी इन्होंने, हाँ, योगी आदित्यनाथ पे टिप्पणी की थी। तो बहन जी का अनुशासन की लाइन बहुत क्लियर है कि आपको जो बातें बताई गई हैं मूवमेंट के हिसाब से आपको वो बोलनी है, लाइन क्रॉस मत कीजिए। और आप किसी को हट करके मूवमेंट आगे नहीं बढ़ा सकते, नहीं कर सकते भाई। और वो भी तब जब बहन जी ने दरवाजे खोले हैं, बंद नहीं किए हैं। भाई इस पार्टी की जो शुरुआत हुई तो ये हुआ कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब है DS4, वो शुरुआत हुई ना। होते होते 2007 आते आते बहन जी ने यूं लाइन खोल दी, उसमें ब्राह्मण आ गए, दूसरी अगड़ी जातियां आ गई। उन्होंने कहा नहीं, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये उन्होंने लाइन दे दी। तो इसका मतलब है उन्होंने विस्तार किया है। और विस्तार ऐसा किया है कि पार्टी अब यूपी की थोड़ी ना रहेगी, राष्ट्रीय पार्टी आज से नहीं जाने कब से है। तो ये उस विस्तार का नतीजा है। ये चुनाव के बीच में आकाश आनंद ने बीजेपी को लेकर के कुछ ऐसी बातें कही जो ये था कि भाई इससे नैरेटिव चेंज हो सकता है, भटक सकता है। बहन जी ने आकाश आनंद को रैलियों पर रोक लगा दी।
आकाश आनंद घर बैठ गए, ये बहन जी का है। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि बहन जी का जो नियम कानून है वो अपने पर लागू नहीं होगा, वो दूसरों पे लागू, वो सब पर लागू है। तो ये जो जयप्रकाश सिंह जो तस्वीर दिख रही है, इन्होंने तमाम सारे बयान दिए। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये कम लोग जानते हैं, इन्होंने जो बयान दिए उनमें से कुछ बयान आकाश आनंद के लिए बड़े पर्सनल बयान थे, इन्होंने जो बयान दिए थे। और वो बयान आप समझ लीजिए कि काफ़ी हर्ट करने वाले थे फैमिली को लेकर के। बयान देना जब इंसान शुरू करता है पार्टी से बाहर होने के बाद, तो अक्सर वो सोचता नहीं है कि क्या क्या बोले जा रहा है, दुनिया भर की बातें। आप सोचिए ना, जो लोग बीजेपी में शामिल हुए दूसरी पार्टियों से आकर के, उनके पुराने बयान दिखाए जाते हैं कि उन्होंने मोदी जी के बारे में क्या कहा था, और आप चौंक जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें कहते थे। तो इसीलिए इंसान को ये सोचना चाहिए कि भाई आप कहीं भी जाओ, एक लेवल मेंटेन करो, उसको मत छोड़ो। कहीं भी आपकी वापसी हो सकती है, कहीं जाना पड़ सकता है। तो इन्होंने वो बयान दिए थे। इसके बाद भी मधुर, अगर बहन जी इन्हें वापस ले रही हैं, तो आप समझिए विजन क्या है। यही इंपॉर्टेंट चीज, विजन ये है कि अब बहन जी की प्रायोरिटी सिर्फ है 2027। जयप्रकाश सिंह मायने नहीं रखते हैं, कोई और लीडर मायने नहीं रखता है। अब मायने यही है कि भाई 2027 के लिए 25 खत्म हो रहा है, 1 साल बचा है, और इन्होंने माफी मांगी है। ऐसा नहीं है कि बहन जी बुला के लाई, इन्होंने कई बार माफी मांगी थी, इसमें जिक्र होगा। हाँ, ये तब की खबर है जब बहन जी ने इनको पार्टी से निकाला था। हाँ। और इनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे कि मैंने इसको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन इसके बावजूद मेरी फोटो, मेरी पार्टी का नाम इस्तेमाल करके चंदा वसूली का आरोप सीएम लगाया। बनाने के लिए बहन जी को ये सीएम बना करके चंदा वसूली कर रहे थे। और इससे पहले इनको बीएसपी से हटाया जा चुका था। माफी, ये देखिए, बीएसपी से निकाले गए जयप्रकाश सिंह ने मायावती से मांगी माफी। दलित स्वाभिमान महासम्मेलन में भी की वापसी की अपील। और ये कोई बहुत पुरानी रिपोर्ट नहीं है, सितंबर 2025। एक और ऐड कर दूं, एक नहीं कई बार माफी मांगी है। अच्छा, कई बार माफी मांगी है। तो मेरे ख्याल से इस बार वाली माफी असर कर गई। असर नहीं कर गई, बहन जी की स्ट्रेटजी है ये। भाई बहन जी, मैं आपसे कह तो रहा हूं ना कि आप उनकी काम करने का तरीका देखिए। अपने गैर में कोई भेद ही नहीं है। हाँ। वो आकाशान पर भी एक्शन ले रही हैं, अपने पर जिसको सबसे अधिक वो बहन जी प्रेम करती हैं, उसको निकाल रही हैं बाहर। पहले पार्टी पद हटाती हैं, फिर पार्टी से बाहर कर देती हैं। अशोक सिद्धार्थ जो रिश्ते में आते हैं, आकाश आनंद के ससुर हैं, उनको पार्टी से निकाल दे रही। उन्होंने माफी मांगी है, उनको वापस लिया गया। आकाशन ने वापस माफी मांगी, आकाशन को वापस लिया गया। तो वही बात कह रहा हूं कि आप उनके लिए, उनकी आंख में सब समान हैं। माफी मांगी आकाश आनंद ने, वापस हुए। माफी मांगी अशोक सिद्धार्थ ने, वापस हुए। माफी मांगी जयप्रकाश ने, एक ने कई बार मांगी, इनको भी वापस लिया। तो इसके पीछे की सोच है, ये ऐसे नहीं हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि बहन जी के मन में आया तो बाहर किया, मन में आया तो कहा कि नहीं पार्टी में आ जाओ। इसके पीछे सोच ये है कि उनको एग्जैक्ट वो क्लियर है कि कहाँ कहाँ उनको ज़रूरत है पार्टी के नेताओं की, क्या क्या सामाजिक समीकरण साधने हैं, और किस तरफ 2027 के लिए उनको पूरा पार्टी का जो पूरा रथ है उसको किस दिशा में ले जाना है, ये सब क्लियर है। और आप सोचिए, इतनी ज़्यादा, ये मेरी अपनी जानकारी ये है मधुर, कि वो 27 को लेकर इतनी कमिटेड हैं। इस समय की बात कर रहा हूँ। अब 19 अक्टूबर को एक और बैठक उन्होंने बुला ली है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है, और ये कंटिन्यू चल रहा है। मतलब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, उनसे कुछ ये उनके विश्वस्त लोगों ने कहा भी कि बहन जी अभी आप 9 अक्टूबर की तैयारी में आप जुटी रही, और वो जिस तरह से वो तैयारी में जुटी हुई थी, मतलब आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इस उम्र में भी इतनी एक्टिव हैं वो, एक एक चीज़ की माइन्यूट जानकारी ले रही थी। तो ये कहा भी क्या कि बहन जी, मतलब उनके शुभचिंतकों ने कहा कि बहन जी थोड़ा सा बीच में गैप कर लेते हैं, 68+ है। हाँ, रेस्ट हो जाएगा। लेकिन ना ना ना, कुछ नहीं, कंटिन्यू रखना है। देखिए, बीएसपी में सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि बीएसपी में जब 2012 में सत्ता गई और डिक्लाइन होना शुरू हुआ, हालांकि 12 में फिर भी 80 सीटें थी, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ 17 तो 19 सीटें आ गई, और फिर 22 में 1 सीट आ गई। तो यही कहा गया कि मोमेंटम नहीं मेंटेन हो रहा है। एक बार बहन जी रैली करती हैं, सब उत्साह में आते हैं, फिर मामला थम जाता है। इसको बहन जी एड्रेस कर रही हैं, ये थमने को, इसको एड्रेस कर रही हैं। 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, और पूरा आगे का पूरा वो डायरी तैयार है, टाइम टेबल तैयार है। एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, और ये जो जयप्रकाश सिंह की वापसी हो रही है, ये समझ लीजिए फ्लड गेट खुल रहा है पार्टी में नेताओं के वापस आने का। यानी इट्स नाउ और नेवर, ये वाली फिलॉसफी पे चल रही बीएसपी। अब देखिए, अब बसपा में पुराने लोगों की होगी वापसी, और ये कोई ऐसी चर्चा नहीं है कि जो हम और अभिषेक जी कर रहे हैं। बीएसपी में टॉप लेवल पे चर्चा हो रही है, और हिंदुस्तान अखबार की ये रिपोर्टिंग है, बीएसपी में पुराने लोगों की होगी वापसी। क्योंकि अगर 2027 जीतना है
तो सबको पता है कि भाई हर विधानसभा क्षेत्र में जाना, रैलियां करना, लोगों को जुटाना, ये बीएसपी की लीडरशिप बहन जी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिन जिन क्षेत्रों में प्रभावशाली जो नेता हैं, जो बीएसपी में रह चुके हैं या बीएसपी से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये खबर है कि भाई अगर कोई पुराना नेता है और जो आ रहा है पार्टी में, तो पार्टी उस पर सोच रही है। अगर वापस आ जाए तो और बेहतर, क्योंकि अब टारगेट जो है वो है 2027। इसमें जरा एक मिनट आपको ये मैं इस खबर पर जरा रोकूंगा कि ये जो लिखा है ना, अब पुराने लोगों की होगी वापसी, एक्चुअली ये होगी नहीं है, बहुत साइलेंटली काम चल रहा है, वापसी शुरू है। कुछ नाम मैं बता दूं आपको, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, हालांकि वो रिपोर्ट हुए मगर उस तरह से फोकस नहीं हुआ। जैसे बहन जी ने क्या किया है आप सोचिए, एक नाम है गिरीश चंद्र जाटव का। गिरीश चंद्र जाटव वो हैं जो कि 2019 में नगीना से सांसद चुने गए थे, 2019 में, जहाँ से अभी चंद्रशेखर जीते हैं 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 2019 में सांसद चुने गए वो, तब सपा बसपा का पैठ था। अब पुराने नेता हैं बीएसपी के, जाटव समाज से आते हैं। उसके बाद जब 2024 का चुनाव आया तो उन्होंने कहा मैं बुलंदशहर से लड़ूंगा, नगीना से नहीं लड़ूंगा। बहन जी ने दे दिया टिकट, तीसरे नंबर पर है, मुझे लगता है जमानत भी नहीं बचा पाए। और 2024 में जब ये जून में नतीजे आए तो उसके बाद उनकी गतिविधियां पता चली कि क्या हुआ था, तो पता चला अनुशासन के खिलाफ काम कर रहे थे, तो बहन जी ने निकाल के बाहर कर दिया, पार्टी से निकाल दिया गिरीश चंद्र जाटव को। और पार्टी से निकालने के बाद अभी हाल ही में उनकी वापसी हो गई है। और वापसी का मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ क्या है, उनको वापसी भी हुई है और मुरादाबाद मंडल में उनको काम दे दिया गया है, जिम्मेदारी सौंप दी गई है। देखिए बहन जी की जो रैली 9 अक्टूबर की हुई है ना, इसमें भी एक खास बात है, इसमें जो लोग आए हैं ना जनता, उसमें पश्चिम से ठीक ठाक लोग आए हैं, पश्चिम से। बहन जी पश्चिम का किला मजबूत कर रही हैं। मुनकाद अली, आपको ख्याल होगा, समय होल्ड था लेकिन अभी नहीं, अभी गड़बड़ होने के बाद अभी भी वो चीजें फिर से, ऐसा नहीं मुनकाद अली पार्टी में है, नहीं, हाँ वो नहीं, पश्चिम हाँ था, पश्चिम, एक समय बीएसपी का एग्जैक्टली होल्ड था, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मुनकाद अली को मैडम बहन जी ने जिम्मेदारी सौंपी है वहाँ पर। गिरीश चंद्र जाटव हो गए हैं, एक सूरज जाटव हैं, ये सब नेता हैं, मतलब डीएम दलित मुस्लिम, मुनकाद अली, गिरीश चंद्र जाटव, सूरज जाटव। अब ये अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद मंडल, एक एक मंडल वाइज चल रहा है, ये चल रहा है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, एक और नेता निकाले गए थे रामपुर से, एक प्रमोद निरंकारी, बीएसपी में कई बार जिला अध्यक्ष रहे हैं। आपको याद होगा एक नेता सुरेंद्र सागर हुआ करते थे बीएसपी में, उनकी बेटी की शादी सपा में, हाँ अम्बेडकर नगर में, सपा में अम्बेडकर आलापुर नाम है, अम्बेडकर नगर में, वहां पर उनकी त्रिभुवन दत्त समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, शादी तय हो गई। तो उस शादी में ये हुआ कि सुरेंद्र सागर वहां गए, भाई बेटी की शादी थी, बेटे की शादी थी, उनकी बेटी त्रिभुवन दत्त की बेटी थी, समधी उनके हाँ दूसरी समधी, पार्टी ये गए वहां, जाएंगे ही। अब उसमें बेटे शायद की बारात लेके जाना था, वहां अखिलेश यादव भी आ गए। अब अखिलेश यादव खड़े हैं और सुरेंद्र पटेल खड़े हैं, सुरेंद्र सागर खड़े हैं, आम अगल बगल खड़े हैं, फोटो आ गई, फोटो वायरल हो गई। बहन जी ने क्लियर कहा था कि भाई ठीक है, शादी हो रही, ये लोग जाएं, सुरेंद्र सागर जाएं, इनके यहाँ शादी है, लेकिन ये नहीं हो कि सब नेता पहुंच जाएं। और उनका सोच बड़ी क्लियर है, क्यों मना करती हैं, उन्होंने जो बता रखा है, उनका ये कहना है कि भाई वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आप जाओगे वहाँ पर, आपको अभी चुनाव आ रहे हैं, उसमें आपको अपोज करना, यहाँ आप साथ खड़े हो, बड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान रखती हैं, आप यहाँ साथ खड़े होगे, और क्या पता पुरानी राजनीति प्रचलता है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना कुछ शुरू हो जाए, इस लिहाज से उन्होंने कहा नहीं जाना है। लेकिन उसके कहने के बाद भी प्रमोद निरंकारी गए, उनके अपने रिश्ते, सुरेंद्र सागर के यहाँ शादी में प्रमोद निरंकारी गए। सुरेंद्र सागर तो जाएंगे ही, बेटे की शादी है तो वो जाएंगे ही, प्रमोद निरंकारी भी गए, और भी नेता गए। बहन जी को जानकारी मिली और ये भी पता चला कि ये सब उनके निर्देश के, सुरेंद्र सागर ने इसके बाद नहीं बुलाया। हाँ। भाई सुरेंद्र सागर को कहा गया था कि आप जाइए, लेकिन आप भीड़ मत जुटाइए, सुरेंद्र सागर ने इसके बाद बुलाया। तो बहन जी ने सुरेंद्र सागर को भी निकाल दिया और प्रमोद निरंकारी को निकाल दिया। अभी बहन जी ने प्रमोद निरंकारी की वापसी न सिर्फ की, बल्कि रामपुर में उनको फिर से बना दिया जिला अध्यक्ष, उनको फिर से दे दिया है। और मुनकाद अली का भी आपको कहानी याद होगी, मुनकाद अली की बेटी की शादी हुई थी सुंबुल राणा, कादिर राणा के परिवार में शादी हुई थी। मुनकाद अली की बेटी प्रत्याशी भी थी, अभी प्रत्याशी भी थी समाजवादी पार्टी से। हाँ। तो कादिर राणा भी समाजवादी पार्टी में, कादिर राणा पहले बसपा में भी रहे हैं। हाँ। वहां भी अब देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अगर बहन जी को यही एक्शन लेना होता तो मुनकाद अली को पार्टी से निकाल देती। बहन जी ने मुनकाद अली को पार्टी से नहीं निकाला। वहां भी यही उन्होंने कहा था कि इस शादी में, इनके यहाँ शादी, ये जा रहे हैं, आप लोग भीड़ मत लगाइए। जो गए थे वहां पर एक्शन हुआ। लेकिन मुनकाद अली का ये नहीं हुआ कि मुनकाद अली बुला रहे हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं आपको आना, ये आइए, सब चीजें। मुनकाद अली सेफ हैं।
तो उनका बहन जी का जो मानक है, जो उनके जहन में जो तस्वीर है वो एकदम क्लियर है। मगर अब मुद्दा ये है कि इन सबको बुला करके वो गढ़ मजबूत कर रही है। पश्चिम, मैंने बता दिया आपको, पश्चिम का गढ़ ऐसे मजबूत, ऐसे ही दूसरे भी गढ़ मजबूत हो रहे हैं। अब इस पर देखिए, पुराने लोगों की होगी वापसी, तो आप समझिए कि और भी कुछ पुराने लोग हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। स्वयं प्रसाद मौर्य, अब स्वयं प्रसाद मौर्य की चर्चा इसलिए भी होती है कि अभी कोई ठिकाना नहीं है उनका, और बड़े उपेक्षित से भी हैं, बहुत उपेक्षित है भाई। मैंने ये भी आया कि बिहार में इन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर नाम देकर प्रत्याशी तो उतार दिए, लेकिन उनको उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया कि हम नहीं मदद कर पाएंगे। 4 सीटों पे दिए हैं, अब वो क्या मदद करेंगे, ना किसी पार्टी में रह गए, अपनी पार्टी बना ली है। बीजेपी में मंत्री थे भाई 17 से 22, उनके घर, मुझे याद है यहाँ उनका घर इसी कालिदास मार्ग पे घर हुआ करता था, और क्या भीड़ लगती थी, रोज भीड़ लगती थी, मीडिया वालों की। बेटी सांसद थी। उन्होंने एक दांव चला 2022 का, वो दांव फेल हो गया, ना अपनी सीट जीत पाए, ना समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, तब से वो ऐसे ही हैं। तो यूपी उत्तराखंड के बाद मतलब चुनाव के बाद नहीं, यूपी उत्तराखंड पर जो ताजा फोकस है, इसके बाद बाकी राज्यों के संगठन की समीक्षा करेंगी मायावती, जनाधार बढ़ाने का प्रयास जारी है। यह है दैनिक जागरण की रिपोर्ट। बिहार चुनाव में भी पार्टी दमखम दिखाने की तैयारी कर रही है और काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर यूपी में भी शक्ति प्रदर्शन किया जा चुका है। इसके बाद 3 दिन पूर्व मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बैठक करके संगठन के कार्यों की रूपरेखा समझाई थी। पैन इंडिया फिर से एक्टिव करने का प्लान है बीएसपी का। और अगली रिपोर्ट देखते हैं, जिनका जिक्र आप कर रहे थे, ये क्या बेताब है क्या? अब बेताब हैं कि नहीं ये बेहतर बताएंगे, लेकिन ये तो गारंटी से है ना कि अगर रास्ता खुल जाए तो क्यों नहीं आना चाहेंगे। कहाँ कहाँ नहीं परेशान है। बिहार में AIMIM से, चंद्रशेखर से गठबंधन हो गया, यहाँ भी हो गया, हर जगह तो कर रहे हैं। देखिए एक बात मैं और दिखा दूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने अभी दिखाया बिहार वाला, ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बिहार चुनाव में पार्टी दमखम दिखाने की तैयारी कर रही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहन जी का प्लान ये है कि BSP राष्ट्रीय पार्टी है, अब इधर कुछ वोट घटे हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि स्टेटस खतरे में है। ये भी उनके जहन में है कि इसको मेंटेन रखना है, राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस नहीं जाना है। अब बिहार में कौन जा रहा है? बिहार में रामजी गौतम, नेशनल कोऑर्डिनेटर। आकाश आनंद भी बिहार में गए। अब रामजी गौतम की आप कहानी समझिए, कितने ट्रस्टेड है बहन जी के। रामजी गौतम इकलौते BSP के राज्यसभा के सदस्य हैं। 2018 में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और 2020 में बहन जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। अब सोचिए, कहा जा रहा था 2020 में कि बहन जी राज्यसभा जाएंगी, एक उस समय जा सकता था, लेकिन बहन जी खुद नहीं गई, रामजी गौतम को भेजा। रामजी गौतम का कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, उनके ना कोई फादर इस राजनीति में थे कभी, ना परिवार में कोई था। रामजी गौतम इंजीनियर हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जाटो समाज से आते हैं और मूवमेंट के साथ जुड़े, काशीराम जी के साथ, उनके विचारों के साथ, बहन जी की रैलियों में, सभाओं में आते गए और काफ़ी दिन तक बहन जी ने इनको साउथ की जिम्मेदारी सौंपी। अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं, बहुत ही समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अशोक सिद्धार्थ के भी काफ़ी करीबी रहे हैं। तो साउथ में इन्होंने काफ़ी देखा, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब साउथ देखा। फिर नॉर्थ में भी जिम्मेदारी सौंपी, वो सब जिम्मेदारियां देखा। इस तरह से एक एक स्टेप, मतलब टाइम कितना लग रहा है, साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल सब देख करके उसके बाद बहन जी ने जब देखा, लॉयल्टी देखा, काम करने का जज्बा देखा, तो बहन जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती हैं, लोग चौंक जाते हैं, ये कौन है। मतलब अक्सर BSP में होता है कि जब बहन जी बनाती हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लगता है नंबर 2। हाँ, तो ऐसी हेडलाइन अखबारों में छपती है, कौन है रामजी गौतम। लोग जानते नहीं कौन है रामजी गौतम। फिर छपेगी, कौन है राजा राम। राजा राम को भी बनाया उन्होंने, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। तो राजा राम कौन है, लोग ढूंढने लगते हैं। कौन है रणधीर बेनीवाल, जाट नेता है, बहन जी ने बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो अब रणधीर बेनीवाल कौन है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि बहन जी होता ना कि सामान्य सा कार्यकर्ता, जिसकी कहीं कोई धाक नहीं, कोई जानता नहीं है, बहन जी यूं उठाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, यूं उठाया नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। ये एक बहन जी के काम करने का तरीका है और इसीलिए BSP की यही ताकत है। इसीलिए जो कार्यकर्ता की भीड़ आती है ना, वो जानता है, क्योंकि बहन जी को अगर समझ में आ गया कि ये कार्यकर्ता काम कर रहा है, यूं उठेगा। आज तो सीटें नहीं है, वरना कितने ऐसे कार्यकर्ता राज्यसभा पहुंच गए, कितने ऐसे कार्यकर्ता विधान परिषद में पहुंच गए जिनको टिकट मिल गया। तो इसलिए भी बहन जी का ये जो स्ट्रेटजी है,
इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी ऐसे कई सारे नाम हैं जो एकदम से एलिवेट होंगे और आप हैरान हो जाएंगे ये कहाँ से आ गए। और जैसा आपने कहा कि किसको किसको आगे बढ़ाया, मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो कहीं मुझे पता चला कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, पैदाइश है, वो बीएसपी की स्थापना के बाद की है। 84 में बीएसपी बनी, ये 1985 के 85 के हैं। और अपना घर परिवार छोड़ा, मूवमेंट से जुड़ने के लिए दिल्ली आए, रहने लगे। लेकिन एक गलती की, और गलती नहीं मैं ब्लंडर कहूँगा, मैं फिर कहता हूँ, भारत जैसे देश में आप अगर हिंदू धर्म, सनातन, इन पर अटैक करके आप चाहेंगे कि समाज में वोट पा लें, पार्टी को आगे बढ़ा लें, कम से कम भारत जैसे देश में ये मुश्किल है। और एक बात और भी देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बात ये है कि आज की पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो ये राम कृष्ण इन सबको मानने वाले, क्या ऐसा नहीं किसी जात विशेष के लोग मानते हैं? गांव-गांव में आप जाइए, कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, वो पूजा करते हैं। कौन नहीं पूजा करता है? तो ऐसे में ये इस तरह का डिवीज़न पैदा करना बहन जी एकदम नहीं चाहती कि आप ये डिवीज़न पैदा कीजिए अधिकारों के लिए। आप सोचिए, बहन जी के दौर में पट्टे दिए गए, ये जो दलित समुदाय से आने वाले वंचित लोग हैं, जिनको समाज में बढ़ने का मौका नहीं मिला, बहन जी ने पट्टे दिए ज़मीनों के, और इतनी बड़ी संख्या में पट्टे दिए गए। मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सोचा नहीं था, दलित समाज से आते हैं, कि घर में कभी ज़मीन उनके पास आएगी, उनको सरकारी पट्टे मिले, घर बनाया, रह रहे हैं। तो बहन जी ये चाह रही है कि इस सब पर फोकस करो भाई, उनको हम जो देंगे, हमने जो किया 2007 से 12 याद दिलाओ ना, क्या लॉ एंड ऑर्डर था, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था। हक दिलाने का मतलब डाइवर्ट मत करो चीजों को कि आप लड़ा दो उसको, ये जाति वो जाति, सब में मत जाओ। धार्मिक लिहाज से सोच बदलना वो हक दिलाना नहीं है। हक दिलाने का मतलब है आप उनको जैसे पट्टे पे जमीन दिलाई, रोजगार दिलाया, अगर आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है तो उसमें आवाज उठानी है। तो ये होता है हक दिलाना, जिसको ये कर रहे हैं, जिनको बीएसपी मूवमेंट के तौर पर अब आगे बढ़ा रही है। और अब 2027 को लेके इनको अच्छा, एक सवाल मैं ये भी समझना चाह रहा था कि जिस दौर में बीएसपी कमजोर हो रही थी, 12 के बाद हमने देखा लगातार कमजोर होती गई, लेकिन पार्टी से नेताओं को निकालने का सिलसिला जारी रहा। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि पार्टी एक तरफ कमजोर भी हो रही है और मायावती एक एक करके पार्टी से नेताओं को निकाल भी रही थी। उसकी वजह यही है ना कि जो कम्प्रोमाइज, वहां कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन वहां लाइन क्लियर है, ये हमारा लाइन है, अनुशासन की लक्ष्मण रेखा, इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो अब घर वापसी की जो शर्त, बात और है मधुर, कि ये कुछ उनकी ओर से भी था, नेताओं की ओर से भी था। भाई बीजेपी, आपने खुद ही कहा बीएसपी कमजोर हो रही थी, तो कमजोर नाव में टिके रहने को हर कोई तैयार होता है। इस दौर में तैयार होता है क्या? लो टक से, मतलब रामविलास पासवान को मौसम विज्ञानी कहा जाता था, यूपी में नरेश अग्रवाल मौसम विज्ञानी, जहां देखा वहां निकल ली। तो ये प्रवृत्ति तो आम प्रवृत्ति हो गई है। तो अभी आज सतीश चंद्र मिश्रा को बहन जी इतना यकीन क्यों करती हैं? क्या सतीश चंद्र मिश्रा को ऑफर नहीं थे? कहाँ से नहीं उनको ऑफर आए, कहीं टस से मस नहीं हुए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए जैसे आपने सतीश चंद्र मिश्रा का नाम लिया, गिनती के ऐसे नाम हैं जो 2012 के बाद से, यानी जब से बीएसपी का राजनीति में बुरा दौर शुरू हुआ, आंकड़ों के लिहाज से, जन समर्थन के लिहाज से, वोट शेयर के लिहाज से, मतलब उंगलियों पे नाम लिए जा सकते हैं, जो तब भी इनके साथ थे और अभी भी इनके साथ है। तो क्या घर वापसी की शर्त माफी मांगना है कि भाई माफी मांगोगे तभी आएंगे, या बड़ा दिल दिखा के कि नहीं आ जाओ? क्या है ना कि माफी मांगना तो एक वो इसलिए भी होता है क्योंकि आप रियलाइज तो करें कि आपको निकाला गया तो क्यों निकाला गया। हाँ, उसी जगह के साथ वापस कैसे आएंगे? हाँ, अब आप जब नहीं उस चीज से हटेंगे तो आपको वापस कैसे लिया जाएगा, वो भी क्लियर है। अच्छा, बहन जी तुरंत निकाल देती हैं जैसे उनको लगता है, लेकिन आप सोचिए वापस भी ऐसा नहीं है कि जो निकालेंगे वापस नहीं हुए, अपने को ही निकाला, आकाश आनंद को वापस लिया, अशोक सिद्धार्थ निकाला वापस लिया, इन तमाम नेताओं को भी वापस लिया। और मैं आपको बता रहा हूं अभी कुछ और भी चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे। आजम खान का नाम नहीं होगा, जो लोग चला रहे थे वो नहीं है, उसका कोई सीन नहीं, लेकिन और ऐसे नाम हैं जिनके बारे में लोग सोच नहीं रहे हैं, वो आ सकते हैं। उनकी तो मुलाकात भी नहीं हुई थी, लेकिन खबरें चला दी। हाँ, खबरें बता दी कि आज लोगों ने अपनी कल्पना लोग में मुलाकात कराई, और किससे मुलाकात हुई? बहन जी दिल्ली नहीं गई, आजम खान की बेगम की मुलाकात बहन जी से कराती। मतलब पत्रकारिता में कल्पना लोक होता है। चेयर पे बैठ जाइए, एसी का वो जो, अब तो एसी जरूरत नहीं पड़ गई, अब तो थोड़ा सा ठंड आ गई है, लेकिन जिस समय चलाई थी खबर उस समय एसी जरूरत थी, तो एसी 20 या 19 या 18 पे ले आइए, अच्छी हवा आएगी ठंडी, और कल्पना कीजिए और चला दीजिए खबर, वो स्थिति उस समय। लेकिन 35-36 डिग्री के बीच जो दर्शक जमीन पे थे उन्होंने खारिज कर दिया था सबसे पहले उन खबर को। फिर बाद में
बहन जी ने जो पहला संबोधन किया 9 अक्टूबर को, उसमें भी कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं इनसे मिली, और हमने टॉप सीक्रेट पे खबर की थी बाकायदा, हमने टॉप सीक्रेट पे बता दिया था कि ये गलत खबर है। हमने यहाँ तक बताया था कि बहन जी जब दिल्ली गई नहीं मई से, तो मुलाकात कैसे हो दिल्ली में किससे मिले? और 9 अक्टूबर से पहले आजम खान ने भी खारिज किया था इसको। जब आजम खान बाहर आए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता, मेरी भी पत्नी मिली थी, उसका आप जानते हो, उनको नहीं पता था, कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी। तो ये थी आज की चर्चा, जिसमें इस संभावना को तलाशा गया कि क्या जो बड़े बड़े नाम बीएसपी को छोड़कर एक के बाद एक चले गए थे, अब वो वापस आएंगे, क्योंकि सिलसिला शुरू हो गया। और न सिर्फ शुरू हुआ है, काम भी दे दिया गया, काम पर भी लग गए हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मंडल में सक्रिय हो गए हैं वो लोग जो बीएसपी से कभी निकाल दिए गए थे। कुछ माफी मांग के आ गए, तो कुछ को पार्टी ने शामिल किया और नया जिम्मा दे दिया। ये चर्चा पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।